हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में हमने इमेज की चर्चा की थी कि इमेज कितने टाइप्स के होते हैं, रियल और वर्चुअल इमेज। आज हम देखते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की आवश्यकता होती है, जो कि दो लॉज थे हमारे पास। फर्स्ट लॉ एक आता था कि इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज एट अ सेम प्लेन, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और दूसरा नियम ये था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक, तो उन्हीं दोनों नियमों का उपयोग करते हुए आज हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में हम देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, यानी फॉर्मेशन ऑफ इमेज किस में देखना है? प्लेन मिरर में। ये NCERT बुक में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये CBSE बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है प्लेन मिरर के बारे में। तो प्लेन मिरर में पहले हम देखते हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो। ठीक, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक, यानी जब वस्तु क्या हो, बिंदु वस्तु हो। बिंदु वस्तु यानी कि बहुत छोटा सा हो, तब क्या होगा? तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक प्लेन मिरर लेते हैं। प्लेन मिरर ले लिया और इसमें क्या किया हमने, कलाई कर दी। कलाई यानी कि पेंटिंग कर दिया यहाँ पे, जो कि सिल्वर की कोटिंग की गई होती है। फिर हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया यहाँ से। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ले लिया। अब हम यहाँ से लाइट रेज गिराते हैं, यानी कि लाइट रेज कहीं से आ रही होगी, कोई सोर्स होगा लाइट का। वहाँ से जब ये इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। जब इस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होगा तो ये इस मिरर पे जाएगा। फिर इस मिरर पे से रिफ्लेक्ट होगा तो मिरर में इसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक, तो हम यहाँ से रिफ्लेक्शन को छोड़ देते हैं। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट करेगी, यहाँ से कोई लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा। और ये क्या होगा, इंसिडेंट रेज हो गई। OA इसको मान लेते हैं, एक रे यहाँ पे हो गई। अब ये रिफ्लेक्ट जब होगा तो कैसे होगा, हम जानते हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे नॉर्मल खींचते हैं, यानी आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर जब अभिलंब खींचते हैं तो वहाँ से एक एंगल बनता है। इसके बीच में आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है, जिसको I से डिनोट किया जाता है। इसको हम I1 मान लेते हैं, एंगल I1। और ये क्या है, आपतन कोण है या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से क्या होगा, हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना एंगल यहाँ से आया है उतना ही एंगल इस दिशा में आएगा और यहाँ से हमारी रेज जो होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड रेज हो गई। अब एक और पॉइंट
ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज गिराते हैं यहाँ पे, दूसरी इंसिडेंट रेज हमारी मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पे आ रही है, तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये बी हो गया, बी वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब यहाँ पे फिर से हमने एक नॉर्मल डाला यानी अभिलंब खींचा, तो अभिलंब क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हमारी दूसरी आपातिक किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, और यहाँ जो एंगल बनेगा इसको हमने I2 नाम दे दिया, यानी आपतन कोण 2। ये क्या था, रिफ्लेक्टिव एंगल है यानी एंगल R1, ये I2 हो गया। अब यहाँ से जितना एंगल ये बना है आपतन कोण, उतना ही परावर्तन कोण बनेगा यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से फिर ये परावर्तित हो गया, ठीक। तो परावर्तित होके इस दिशा में चला गया, तो एंगल R2 हो गया, ठीक। अब क्या होता है, इसका हमें इमेज प्राप्त करना है। अब हमें पता है कि इंसिडेंट रेज जहाँ से निकलती हैं या जिस सोर्स से आपतित होती हैं वह सोर्स ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से निकल रही है इंसिडेंट रेज, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये भी पता है कि रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे एक दूसरे को कट करती हैं वो पॉइंट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्टेड रेज जहाँ पे कट करेंगी वो पॉइंट हमारा इमेज बनता है, इमेज का फॉर्म करता है, फॉर्मेशन करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को कहीं पर काट सकती हैं, तो इधर जा रही हैं दोनों, तो इनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा या फिर ये पैरेलल एक दूसरे के चलेंगी। तो यहाँ पे इस दिशा में तो काटना मुश्किल है, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर बढ़ाते जाते हैं इसी डायरेक्शन में। तो इसको जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया इस तरीके से, और इस रिफ्लेक्टेड रेज को भी, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है, और यहाँ से इसको पीछे की तरफ बढ़ाया, ठीक। तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये रेज एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कि ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा इमेज हो जाएगा, ठीक। ये क्या है, ये तो इंसिडेंट रेज थी, हमें रिफ्लेक्टेड रेज से मतलब है, तो इसको क्या करते हैं, इधर की तरफ बढ़ाते जाते हैं। इसको इधर बढ़ा दिया, ठीक। तो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं वो क्या होती हैं, इमेज होती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, पॉइंट इमेज बन गया, ठीक। यानी जब हम यहाँ से देखते हैं, इस जगह से अगर हम खड़े होकर देखते हैं, तो ये हमें ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब होता है वह पीछे की ओर दिखता है। अब ये पीछे दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, यानी ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। तो क्या हो गया, वर्चुअल इमेज हो जाएगा, ठीक। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब दूसरी बात देखते हैं, फॉर्मेशन जब वस्तु क्या हो जाए, हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होकर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो जाए, यानी बड़ी वस्तु हो जाए या विस्तृत वस्तु हो जाए, ठीक। तो ये क्या था हमारा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट। जब पॉइंट ऑब्जेक्ट है हमारा तब इस फॉर्मेशन हुआ इसका, तो पॉइंट का इमेज पॉइंट ही प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, जब हमारा इमेज क्या हो जाए, दूसरा पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंडेड, यानी जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु बड़ी हो, बड़ी हो या विस्तृत हो, ठीक। तब क्या हो जाएगा,
जब वस्तु हमारी बड़ी हो जाएगी तो उसका इमेज भी हमें बड़ा प्राप्त होगा। ठीक, इसको फाइनाइट भी बोलते हैं, एक्सटेंडेड या फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब सीमित हो। सीमित हो, ठीक, बड़ी हो या सीमित हो। तब देखते हैं, इसको अब इरेज करते हैं। फिर से हमने एक प्लेन मिरर लिया, यहाँ से इसको क्या किया, पेंट कर दिया। और यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जो इतना बड़ा सा है। अब इसका हमें इमेज यहाँ पे फॉर्म करना है। तो कोई लाइट रेज आती है, यहाँ से निकली इस तरीके से, इस एंगल पे गई और यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ से पहले एक नॉर्मल डाल दिया, तो जितना एंगल ये होगा, एंगल I1, उतना ही एंगल यहाँ से R1 का मिलेगा। तो ये R1 हो गया। एक दूसरी रेज लिया हमने इसके पैर के पास से, यहाँ से, क्योंकि यहाँ भी एक रेज आएगी तो यहाँ से एक एंगल, हम एक रेज यहाँ पे इंसिडेंस किया, तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर यहाँ पे नॉर्मल डाला हमने, ये एंगल I2 हो गया और यहाँ से ये एंगल R2 हो गया। अब क्या हो गया, एक और रे हमने यहाँ से लिया जो कि सीधे डाली, बिल्कुल अभिलंबवत इसके। तो सीधी रे क्या होती है, उसी जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते पे वापस आ जाती है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहाँ से भी हमने एक रे डाल दिया सीधी लंबवत, तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे होगी वहीं ही रिफ्लेक्टेड रे दोनों ओवरलैप कर जाएंगी। तो यहाँ पे I1, I और R दोनों का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रेज है और ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंसिडेंस रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस। क्या ये दोनों इधर कहीं पर काटेंगी, ये वाली और ये वाली कहीं पर काट सकती है, नहीं काट सकती। या ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज, ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज और ये वाली रिफ्लेक्टेड रेज क्या कहीं पर काट सकती है इस दिशा में, इधर तो काट नहीं सकती। तो क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रेज को बढ़ा देते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रेज है, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज क्या करता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है, और इंसिडेंट रेज क्या करता है, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन तो हो चुका है, अब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं ताकि हमें इमेज प्राप्त हो सके। इसको भी पीछे बढ़ा दिया, और इसको भी पीछे की ओर बढ़ा दिया। ठीक, तो ऐसे पीछे बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है इस पॉइंट का, यानी इसके पैर के पास का, और ये क्या है, इसके सिर के पास का क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, इमेज हमारा बनेगा, यहाँ पे भी इमेज बन जाएगा। ठीक, यहाँ सिर का इमेज था तो यहाँ सिर बन जाएगा, ये सिर बन गया, और यहाँ पे पैर था तो यहाँ पे पैर बन जाएगा। यानी कि इस टाइप से इसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, आप दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि आपका दायां हाथ बायां बन जाता है दर्पण में, और बायां हाथ दायां बन जाता है। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी कि व्युत्क्रम हो जाना, बायां का दायां और दायां का बायां हो जाना। तो ये क्या करता है, नोट पॉइंट लिख देंगे
कि ये समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब व्युत्क्रम बनता है। ठीक, या इसमें लिख सकते हैं इंग्लिश में, प्लेन मिरर ऑलवेज मेक्स लेटरल इन्वर्जन ऑफ इमेज। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, हमारा बायां हाथ दर्पण में क्या हो जाएगा, दायां बन जाएगा, और दायां हाथ बायां बन जाता है। ठीक, और ये क्या होता है, दूसरी बात, ये तो पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट क्या होगी, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर होती है जितनी की वस्तु मतलब जितना ऑब्जेक्ट हमारा इससे इस क्या बोलते हैं, मिरर से दूर होती है, उतना ही, अगर इतना दूर है यहाँ से तो उतना ही इमेज भी हमारा दूरी पर रहता है। अगर ये x डिस्टेंस है तो यहाँ भी x डिस्टेंस ही रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं, इंग्लिश में लिख लें, इन प्लेन मिरर द डिस्टेंस ऑफ इमेज is equal as distance of object from mirror। यानी कि जितना ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से दूरी पर रहता है उतना ही इमेज भी हमारा मिरर से दूरी पर रहता है। और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, नोट नंबर 3, थर्ड नोट लिख देंगे, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। एक बात और होती है, जितनी स्पीड से आप प्लेन मिरर के सामने जाएंगे उतनी स्पीड के साथ इमेज भी आपका प्लेन मिरर के नज़दीक आता जाएगा। यानी आप जैसे इधर नज़दीक जाएंगे वैसे इमेज भी आपका नज़दीक आएगा, आप दूर जाएंगे तो इमेज भी आपका दूर जाता जाएगा। ठीक, तो आज हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, जो कि CBSE बोर्ड वालों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और NCERT वालों के लिए तो ये एक कॉन्सेप्ट का काम करेगा जिसका उपयोग हम स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण में भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।